अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू बैकवेंचर्स एकेडमी। तो आज से हम यहाँ पे अपनी कार्डियोमायोपैथीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। अब कार्डियोमायोपैथीज़ जो हमारी ये डिफरेंट टाइप की हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी कार्डियोमायोपैथीज़ होती क्या हैं। अच्छा, डिजीज़ ऑफ द हार्ट विच आर नॉट ड्यू टू हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या फिर वेलवुलर हार्ट डिजीज़, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ या फिर इन्फ्लेमेशन। इनके अलावा जो आपकी हार्ट की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारी आपकी आ जाती हैं कार्डियोमायोपैथीज़ में। अब ये कार्डियोमायोपैथीज़ हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती है, जिसमें हमारी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी आ जाती है, हाइपरट्रॉफिक आ जाती है या फिर रिस्ट्रिक्टिव आ जाती है। तो इस वीडियो में हम अपनी ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम अपनी बाकी डिजीज़ेज़ भी करेंगे। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करने से पहले ये ऐसे करते हैं, नोट्स को ओपन करते हैं, वहाँ से करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से देख लेंगे। तो ये हमारी आगे कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब इसमें ना कुछ बुक्स हैं जो कहती हैं कि आपका जो है ना लेफ़्ट वेंट्रिकल वो डायलेट हो गया, दैट इज़ आवर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। लेकिन हमें पता है कि आपका अगर लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट है, उसके अंदर कोई भी अबनॉर्मेलिटी आ रही है, तो इवेंचुअली वो आपकी राइट साइड को भी इन्वॉल्व कर लेगी और आपका राइट साइड भी जो है वो अबनॉर्मेलिटी की तरफ चला जाएगा। तो आपने यहाँ पे बस ये देख लेना है कि आपका जो है वेंट्रिकल जब आपके दोनों के दोनों, मतलब आपका राइट भी और लेफ़्ट भी, वो आपके डायलेट कर जाएँ, दैट इज़ आवर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब इसमें क्या है कि अगर आपके वेंट्रिकल आपके डायलेट कर रहे हैं, इसकी वजह से अब क्या है, आपका प्रेशर बढ़ रहा है ऊपर एट्रियाज़ की तरफ। तो एट्रियाज़ भी आपके इवेंचुअली कुछ ना कुछ तो करेंगे, अब उनके ऊपर भी वॉल्यूम ओवरलोड आ रहा है, तो आपके एट्रियाज़ जो हैं वो भी आपके डायलेट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि डायलेशन ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स और ऑल फोर चैम्बर्स, मतलब आपके एट्रियाज़ भी और उसके साथ साथ आपके वेंट्रिकल्स भी, आपके जब ये सारे के सारे डायलेट हो जाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे, आपका डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब इसमें होता क्या है, आपकी इसके अंदर ना डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो है, इसके अंदर आपकी जो एबनॉर्मेलिटी होती है वो आपकी होती है कंट्रैक्शन में। आपका मतलब क्या है, इम्पेयर्ड इसके अंदर ना कंट्रैक्टिलिटी हो जाती है। अब क्या हुआ, नॉर्मली आपका जो है ना हार्ट का साइज़ ये है। अब इसके अंदर मतलब जब इन्होंने आपका सिस्टोल होगा, आपका हार्ट जो है उसने स्क्वीज़ किया और अपना जो ब्लड है उसने आगे आर्टरीज़ में भेज दिया। अब क्या हुआ, आपकी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, आपका क्रोनिक जो है ना, आपका ये प्रीलोड जो होता है वो आपका ज़्यादा हुआ होता है। उसकी वजह से अब क्या है, प्रीलोड ज़्यादा है, अब हार्ट के अंदर तो मतलब स्ट्रेच फाइबर्स हैं, तो वो क्या करता है, हार्ट अपने आप को डायलेट करता रहता है। हार्ट डायलेट करता रहता है, अब ब्लड वो अपने अंदर जो है ना वो मतलब रखता रहता है। तो उसकी वजह से अब क्या हो जाता है, उसकी कंट्रैक्शन जो है ना उसके अंदर मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। अब आपका हार्ट जो है इसका साइज़ बढ़ा हुआ है। अब इसके ऊपर हम अपना लगाते हैं लैप्लास लॉ। तो लैप्लास लॉ में क्या था, हमारा प्रेशर जो है वो इक्वल है हमारा टेंशन ओवर रेडियस के। अब डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में हो क्या रहा है, आपका जो है रेडियस वो आपका बढ़ता जा रहा है, मतलब आपका हार्ट जो है वो आपका डायलेट करता जा रहा है। तो इसमें अब क्या हुआ, आपका रेडियस बढ़ता गया। अब रेडियस और प्रेशर का आपस में क्या है, यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है। तो इन्वर्स रिलेशन में क्या होता है, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ आपकी कम हो जाती है। तो अब रेडियस हमारा बढ़ रहा है, तो इसके अंदर अब क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर आपका कम हो जाएगा। अब प्रेशर और टेंशन का इधर अगर देखा जाए तो हमारा क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। प्रेशर कम होता गया, आपका टेंशन जो है वो आपकी कम होती गई। टेंशन के कम होने की वजह से अब क्या हुआ, आपका हार्ट जो है उसके अंदर अब इतनी अब जो है मतलब पावर ही नहीं रही कि वो अब आपका जो है कंट्रैक्शन को सही से कर सके और ब्लड को आगे भेज सके। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, आपका ब्लड आपके हार्ट के अंदर ज़्यादा रहना शुरू हो गया। तो आपका क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल आपका पहले ही डायलेटेड था, अब ऊपर से और ब्लड आता जा रहा है, तो ये और ज़्यादा डायलेट होता जाएगा। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, आपकी कंट्रैक्शन के अंदर अब नॉर्मेलिटी आ गई। अब कंट्रैक्शन सही से नहीं हुई, आपका हार्ट के अंदर ब्लड आना शुरू हो गया, तो आपकी कैविटी का साइज़ जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, आपका हार्ट जो है वो डायलेट करना शुरू हो गया। अब डायलेट करता रहा, हर दफ़ा उसने क्या किया, सिस्टोल जब किया, सिस्टोल में उसने ब्लड आगे कम भेजा क्योंकि उसकी कंट्रैक्शन में प्रॉब्लम है। तो आपका क्या हुआ, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया। अब इजेक्शन फ्रैक्शन कम हुआ तो आपकी कार्डिक आउटपुट भी कम है। अब ब्लड आगे कम भेजे तो आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम, ये तीनों की तीनों कम है। अब क्या है, आपके जो वेंट्रिकल है ना उसके अंदर ब्लड अब ज़्यादा है। तो जब उसने सिस्टोल किया, सिस्टोल में अब कंट्रैक्शन जो थी आपकी इम्पेयर्ड थी, ब्लड आगे कम गया, हार्ट के अंदर ज़्यादा रह गया। तो आपका जो है चैम्बर साइज़ वो आपका बढ़ गया, या इन अदर वर्ड आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है या फिर आपका राइट वेंट्रिकल का जो कैविटी का साइज़ है वो आपका बढ़ गया। अब उन्होंने सिस्टोल किया, सिस्टोल में उन्होंने ब्लड आगे कम भेजा, तो आपका एंड सिस्टोलिक जो वॉल्यूम है आपके हार्ट के अंदर वो आपका हो गया ज़्यादा। उसके बाद अब हार्ट ने जो है वो सिस्टोल के बाद तो डायस्टोल करना है, डायस्टोल किया। डायस्टोल में क्या हुआ, ऊपर से फिर ब्लड आना शुरू हो गया। तो पहले ही हार्ट के अंदर ब्लड ज़्यादा है, तो अब ऊपर से और ब्लड आ रहा है, तो आपका एंड डायस्टोलिक जो है वॉल्यूम वो भी आपका हो गया ज़्यादा। तो ये वाला सारा था इसके अंदर। तो अब क्या हुआ है, आपका यहाँ पे
थोड़ा सा देख लें कि आपका जो वेंट्रिकल है ना, इनके ऊपर से यहाँ से जो है ना आपके वाल्स आ रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको कि आपकी ये हो गई, ये मतलब राइट साइड हो गई, ये आपकी हो गई लेफ्ट साइड। तो जब ये आपके जो वेंट्रिकल है वही आपका डायलेट करता जा रहा है, तो आपके ये जो ऊपर है ना ये वॉल्स हमारे, ये भी एक दूसरे से मतलब ना दूर होते रहेंगे। तो जब होगा आपका मतलब आपका जो है सिस्टोल हुआ, सिस्टोल में क्या हुआ, अब क्योंकि आपके वॉल्स जो हैं वो एक दूसरे के दूर होते जा रहे हैं, तो आपके इसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका माइट्रल या फिर ट्राइकस्पिड जो वॉल है उनकी रिगर्जिटेशन स्टार्ट हो जाए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर एसोसिएटेड विद आवर माइट्रल और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। तो ये सारा था इसके अंदर। बाकी इसके अंदर अब काजेज़ की बात अगर करें तो काजेज़ में सबसे पहले जो आपकी मतलब मोस्ट कॉमन कॉज है दैट इज़ आवर इडियोपैथिक, मतलब अननाउन कॉज। उसके अलावा अगर देखा जाए तो आपकी फेमिलियल कॉजेज़, और इसके अंदर आपकी क्या आ जाती है, म्यूटेशन ऑफ टीटीएन। ये आपके एक प्रोटीन जीन होता है, इसका क्या काम होता है, ये आपकी आगे प्रोटीन बना रहा होता है टाइटिन, वो आगे आपकी मतलब हार्ट को जो है ना स्टेबलाइज कर रही होती है। तो इसके अंदर अब क्या हुआ, आपकी म्यूटेशन आ गई टीटीएन प्रोटीन के अंदर, या फिर आपका पेशेंट जो है वो अल्कोहल अब्यूज़र है, अल्कोहल पीता है। इसके अलावा क्या हो गई, पेशेंट को है वायरल मायोकार्डाइटिस। वायरल मायोकार्डाइटिस में आपकी क्या हो सकती है, पेशेंट को कोक्साकी मोस्ट कॉमन कॉज है इसके अंदर, कोक्साकी वायरस। कोक्साकी वायरस जो है अब इसके अंदर पेशेंट जो है, मुझे सही से वर्ड इसके स्पेलिंग नहीं याद आ रहे तो ये मैंने यहाँ से लिख दिया। तो कोक्साकी वायरस की आगे भी मतलब दो टाइप्स हैं, ए और बी। कोक्साकी बी वायरस जो है ना इसके अंदर दैट इज़ आवर मोस्ट कॉमन कॉज। तो उसके अलावा कोक्साकी ए जो है वो भी आपका ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी काज करता है। तो वायरल मायोकार्डाइटिस हो गया पेशेंट को। इसके अलावा पेशेंट ने कोई ऐसी ड्रग्स यूज़ की जिसके अंदर आ जाती है आपकी डॉक्सोरूबिसिन, उसके अलावा साइक्लोफॉस्फामाइड, इसके अलावा विनक्रिस्टीन, ट्रास्ट्रिजुमैब, इसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन, मतलब आपकी कार्डियोटॉक्सिक ड्रग्स जो है ना वो पेशेंट ने यूज़ की, उसकी वजह से पेशेंट को हो जाएगा आपका ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसके अलावा टॉक्सिन्स, मतलब टॉक्सिन में अब क्या आ जाता है, आपका कोबाल्ट आ जाता है, लेड आ जाता है, आर्सेनिक आ जाता है, या फिर आपका पेशेंट जो है उसने कोकेन यूज़ की है, तो दे विल कॉज आपका मतलब हार्ट जो है उसको ये भी एसोसिएट करेंगे, उसको अफेक्ट करेंगे, तो आपका पेशेंट जो है वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में चला जाएगा। इसके अलावा पेशेंट जो है अगर उसने मतलब उसके अंदर ब्लड जो है ना, ब्लड के अंदर आयरन उसकी बढ़ी हुई है, अब वो क्या, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, हीमोक्रोमेटोसिस। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आपका पेशेंट जो है उसके अंदर भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। अच्छा, हीमोक्रोमेटोसिस में होता क्या है, आपकी जो है ना ATP7B जीन वो आपका डैमेज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपका जो पेशेंट है वो आपका डायलेटेड मतलब हीमोक्रोमेटोसिस जो है ना उसमें भी आपका पेशेंट जो है वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में चला जाएगा। इसके अलावा मेटाबॉलिक कॉजेज़, अब मेटाबॉलिक कॉजेज़ जो है ना इसमें आपने याद रखना है कि आपकी जो भी मेटाबॉलिक कॉजेज़ है ना दे आर मोस्टली हाइपो सिचुएशंस, मतलब आपका पेशेंट जो है उसके अंदर हाइपोकैलेमिया हो गया। हाइपोकैलेमिया मतलब डिक्रीज पोटाशियम, उसके अलावा डिक्रीज जो है फॉस्फेटीमिया, आपका पोटाशियम जो है सॉरी आपके फॉस्फेट्स जो हैं वो आपके कम हो गए। और इसके अलावा आपका हाइपोकैल्सीमिया, तो डिक्रीज कैल्शियम, या फिर उसके अलावा यूरीमिया पेशेंट के अंदर है, तो ये भी आपको कॉज करेंगे कार्डियोमायोपैथी, और वो कौन सी आपकी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसके अलावा पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, मतलब आपका पेशेंट है उसके अंदर प्रेगनेंसी है, अब प्रेगनेंसी में एक बॉडी के बजाय वो जो आपकी होती है फीमेल वो दो बॉडीज़ की तरफ दे रही होती है ब्लड, तो उसमें भी आपको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी। मतलब आपका हार्ट जो है उसके अंदर प्री लोड ज़्यादा आ रहा होगा और वो आगे भी ब्लड को ज़्यादा बेयर होगा, तो प्री लोड आने की वजह से आपका जो है पेशेंट जो है वो डायलेटेड वाली साइड पे चला जाएगा, तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसके अलावा पेशेंट अगर आपका जो है उसको रेडिएशन के साथ उसका एक्सपोजर है, मतलब आपके पेशेंट जो है उसको कीमो लग रही है, मतलब ये आपका पेशेंट का कैंसर का है तो उसको कीमो वगैरह लग रही है, या फिर उसके अलावा उसने एक्सरेज वगैरह जो हैं इसकी रेज वगैरह उनके साथ एसोसिएटेड है, तो आपका पेशेंट चला जाएगा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में। अब कीमो वाली जो ड्रग्स होती हैं वो भी आपकी कार्डियोटॉक्सिक होती हैं, तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसके अलावा पेशेंट जो है उसके अंदर हो गया, उस पेशेंट को है टीबी, तो वो पेशेंट जो है आपका वो भी चला जाएगा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में। सार्कोइडोसिस है या फिर चगास डिजीज़ है। अच्छा, इसका यहाँ पे ना एक छोटा सा नमोनिक है, वो ये है कि आपने याद रख लेना ABCCCDHP। अब ए से क्या हो गया आपका अल्कोहल, बी से आपकी होगी बेरी बेरी मैंने आपने शुगर सॉरी जो है ना ऊपर शुरू में नहीं बताई। तो बेरी में क्या होता है, आपकी जो थायमीन है ना विटामिन B1 उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से आपका पेशेंट जो है वो भी आपका डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में चला जाता है। बाकी C1 जो है उसके अंदर कोक्साकी वायरस आ गया, दूसरा C कोकेन आ गया, फिर इसके बाद चगास डिजीज़, उसके बाद ये आपकी आ जाएगी D जो है ड्रग्स में मैंने आपको पहले बताया डॉक्सोरोबिसिन वगैरह सारी आ जाएंगी। उसके बाद हीमोक्रोमेटोसिस है या फिर प्रेगनेंसी है, तो
डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। इसके अलावा जब आप अपने ओपन करेंगे CK2 को, CK2 में अब इसके अलावा मतलब और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसके अंदर वो लिख देते हैं आपकी एंडोक्राइनोपैथीज, जिसके अंदर आपकी आ जाती है थायरोटॉक्सिकोसिस, उसके अलावा एक्रोमेगैली या फिर फियोक्रोमोसाइटोमा। तो उसमें भी आपका पेशेंट जो है वो भी आपका चला जाता है इसके अंदर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में। बाकी उन्होंने वहाँ पे मतलब 2 टाइप्स का करके लिखा हुआ है, एक है आपके प्राइमरी और एक आपकी सेकेंडरी। तो प्राइमरी में तो मतलब मोस्ट कॉमन कॉज होगी आपकी ये इडियोपैथिक, लेकिन सेकेंडरी में वो बताते हैं कि आपकी जो मोस्ट कॉमन काजेज़ है ना डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की, दैट इज़ आवर इस्कीमिया, या फिर आपका पेशेंट जो है ना उसको लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है, आपका मतलब पेशेंट हाइपरटेंसिव है, तो उसकी वजह से भी उसका प्री लोड आफ्टर लोड बढ़ा हुआ है, तो उसका चला जाएगा किधर, ये आपका डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में। तो ये वाला सारा था इसकी कॉजेज़ में। बाकी म्यूटेशन में एक दो और चीज़ें हैं इसके अंदर, वो ये है कि आपकी एक होती है प्रोटीन आपकी, ये सॉरी आपकी होती है डिस्ट्रोफिन। तो उसका क्या काम होता है, वो आपकी जो है ना आपकी ये मायोकार्डियम जो है उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच कर रही होती है। तो अगर उसके अंदर कोई अब म्यूटेशन आ गई तो उसकी वजह से आपके जो है होल्ड वो आपका कम हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, रेडियस आपका बढ़ जाएगा। लैप्लास लॉ अगर आप लगाएंगे, आपका रेडियस बढ़ा हुआ है, डैट मीन्स योर प्रेशर विल बी कम, आपका कम हो जाएगा। तो टेंशन जो है आपकी वो कम हो गई, तो आपका पेशेंट जो है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में चला जाएगा। इसके अलावा उसके अंदर आ जाती है आपकी टीटीएन प्रोटीन, वो मैंने आपको पहले बता दिया। टाइटिन जो है वो आपकी बना, टीटीएन जीन सॉरी, वो आपका टाइटिन जो है वो उसको मतलब बना रहा होता है। तो उसके अंदर अगर कोई आपकी होगी एबनॉर्मेलिटी, तो आपका पेशेंट उसमें भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में चला जाएगा। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात की जाए, तो अब क्या हो रहा है, आपका पेशेंट जो है उसका कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, उसके हार्ट के अंदर ब्लड बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे ये देखें, हार्ट के अंदर ब्लड बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा है हार्ट के अंदर। तो अब क्या है, उसका बैक प्रेशर जो है ना आपके हार्ट के ऊपर वो बढ़ रहा है। अब आपका बैक प्रेशर अब मतलब 2 सिचुएशन में बढ़ सकता है, एक अगर आप बात करें अपने राइट साइड की और एक अगर आप बात करें अपने लेफ़्ट साइड की। तो अब क्या हुआ, अगर हम बात करते हैं अपने राइट साइड की, तो राइट साइड में तो चलें देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या हुआ हमारा, मतलब ये सिचुएशन से मतलब जेन में रख लेना कि आपका क्या हुआ, राइट साइड के अंदर ब्लड ज़्यादा हो गया। अब क्या हुआ, बैक प्रेशर इसका बढ़ा, बैक साइड से हमें पता है हमारा यहाँ पे ऊपर आ गया हमारा राइट एट्रिया, और उसके बाद पीछे से हमारी आ रही है आपकी ये वेना कैवाज, इन्फीरियर या फिर उसके बाद सुपीरियर वेना कैवा। अब क्या हुआ, जब आपका बैक प्रेशर बढ़ा वेना कैवाज में, मतलब आपका क्या है, वहाँ पे ब्लड की हो रही है स्टेसिस। तो जब भी आपकी ब्लड की स्टेसिस हुई, अब वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पेशेंट जो है वो एडिमा की तरफ चला जाएगा। अब क्या हुआ आपका, इस केस में अगर बात की जाए तो उसमें क्या हो जाएगी, आपकी यहाँ पे पीछे आपकी जेवीपी है। अब जेवीपी के अंदर जो है ब्लड आपका ज़्यादा है, सो यू विल सी जेवीपी डिस्टेंशन। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे, क्योंकि ब्लड पीछे बैक फ्लो ज़्यादा बढ़ रहा है, सो आपको यहाँ पे पेरिफेरल एडिमा नज़र आएगा। इसके अलावा पेरिफेरल एडिमा के साथ साथ आपका, क्योंकि मतलब पीछे हमारे ऑर्गन्स भी तो है ना, वहाँ पे हमारा क्या होगा, हिपैटोमेगैली होगी पेशेंट के अंदर। उसके अलावा स्प्लीनोमेगैली, या फिर जहाँ जहाँ पे ब्लड आपका रुका रहेगा ना, वहाँ वहाँ पे आपको ये आपको एडिमा नज़र आएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम अपनी राइट साइड या अपनी लेफ़्ट साइड की, तो लेफ़्ट साइड में हमारा ब्लड आ रहा होता है ऊपर से लंग्स की तरफ से। तो लंग्स की तरफ से ब्लड आया लेफ़्ट एट्रिया में, और उसके बाद आया ये हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में। तो अब यहाँ पे बैक फ्लो जब बढ़ेगा, हमारा जो हमारा लेफ़्ट एट्रिया है वो हमारा पहले तो हो जाएगा डायलेट होने के बाद अब और ज़्यादा बैक फ्लो बढ़ा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका लंग्स जो हैं उनके अंदर ब्लड जो है वो आपका रुकना शुरू हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्या क्या नज़र आएगा, आपका मतलब पेशेंट जो है उसके अंदर जब ब्लड उसका चला जाएगा, सॉरी उसका जो एडिमा हो जाएगा ना जब ये पल्मोनरी साइड पे, तो आपको डिस्निया आ जाएगा। उसके अलावा पेशेंट बताएगा आपको ये क्या कहते हैं इसे, ऑर्थोपनिया। इसके अलावा पैरोक्सिस्मल नक्टर्नल डिस्निया, इसके अलावा कफ, ये वाले सारे सिम्टम आपके जब पेशेंट जो है ना उसके अंदर ये पल्मोनरी एडिमा होगा तब ये उसको सिम्टम्स आएंगे। और ये वाले हमारे हुए क्योंकि हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल फेलियर है, जितनी वो मतलब जितना आप आगे ब्लड कम भेजेंगे उतनी ये आपकी वर्स होती जाएगी। उसके अलावा हिपैटोमेगैली, उसके बाद आपका ये जनरलाइज्ड एडीमा, एसाइटिस वगैरह ये आपका आएंगे जब आपका राइट साइड आपका इन्वॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा एक करैक्टरिस्टिक साउंड इसके अंदर, जो मतलब हम अपनी बात करते हैं ना साइन एंड सिम्टम्स की, तो हमने जब अपने हार्ट के साउंड्स देखे थे उसमें हमने देखा था एक S3 और S4। तो उसमें मैंने बताया था कि S3 जो होता है जब आपके हार्ट के अंदर वॉल्यूम ओवरलोड होता है, तो जैसे ही आपका जब मतलब ये है हमारा डायस्टोल स्टार्ट होता है, डायस्टोल में क्या हुआ, आपका ब्लड जो है ना रैपिडली जाता है आपके वेंट्रिकल्स में। तो अब क्योंकि वहाँ पे पहले से ब्लड ज़्यादा पड़ा हुआ है, तो जब वो जाएगा आपका रैपिडली जाएगा, मतलब वही होगी ना, एक आप
इमेजिन करें कि आपने एक ना टब रखा हुआ है, टब के ऊपर आप पानी ऊपर से फेंक रहे हैं, तो अब जब पानी के ऊपर जाके स्ट्राइक करेगा आपको एक साउंड प्रोड्यूस होगा। सेम सिचुएशन आपकी हार्ट की तरफ हो रही है। अब क्योंकि पहले से ब्लड पड़ा हुआ है, ऊपर से जब मतलब फोर्स के साथ जाएगा तो आपको साउंड प्रोड्यूस होगा, दैट इज़ आवर S3 साउंड। और S4 होता है जब आपका ये मतलब हाइपरट्रॉफिक हार्ट होता है, उसमें आपको मतलब ये आपको ज़्यादातर आपका S4 उसके अंदर साउंड सुनाई दे रहा होता है। इसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की। तो आपने पेशेंट के अगर करवाया चेस्ट एक्सरे, तो चेस्ट एक्सरे में एक आपको इसके अंदर करैक्टरिस्टिक जो है ना नज़र आएगा, वो है आपका बैलून लाइक हार्ट आपके, बिकॉज आपका एट्रिया भी डायलेटेड है, आपके वेंट्रिकल्स भी डायलेटेड है, तो आपका जो हार्ट है ना वो आपका इस तरह से डायलेटेड नज़र आएगा आपको। तो इसको हम क्या कहेंगे, हमारा बैलून लाइक हार्ट। और उसके अलावा आपको पल्मोनरी कंजेशन के साइंस नज़र आ जाएंगे इसके अंदर। उसके अलावा अगर आप करवाते हैं पेशेंट की ईसीजी में आपको नज़र आ जाएगा साइनस टैकीकार्डिया, इसके अलावा एरिथमियाज वगैरह या फिर कंडक्शन डिस्टर्बेंस वगैरह। इसके अलावा जो है ना हमारी इको जो है इसके अंदर वो है हमारी मतलब एक्यूरेट है, मोस्ट एक्यूरेट है। उसके बाद डेफिनेटिव है। इको अब हमारे क्या हमें हमारा ये जो चैम्बर साइज़ है वो हमारा बड़ा हुआ है वो हमें बता देगा। उसके अलावा हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन कम हुआ है वो हमें बता देगी इको। इसके अलावा और भी मतलब जो इसके अंदर हमारी अब नॉर्मलिटीज़ है ना, हमारा मतलब ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना है, वो सारा हमारे इको के अंदर आ जाएगा, तो हमारी मोस्ट एक्यूरेट होगी। इसके अलावा आप पेशेंट की कैथेटराइजेशन करवा सकते हैं। बाकी जेनेटिक टेस्टिंग हम करवाएंगे जब हमारे जो पेशेंट है ना उसके अंदर जीन्स में प्रॉब्लम है। तो अब इसके लिए क्या है, मतलब अगर आपका जो है ना फैमिली मेम्बर उसके मतलब आपका पेशेंट आके बताता है कि मेरे पहले फैमिली मेम्बर्स में भी था, तो एक से ज़्यादा अगर फैमिली मेम्बर्स में है तो उसमें आप क्या करेंगे, पेशेंट की जीन टेस्टिंग करवा लेंगे। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी कार्डियोमायोपैथी जो है डायलेटेड उसकी कॉज क्या है। उसके अलावा ट्रीटमेंट की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अंडरलाइंग जो कॉज है ना उसको हमने पहले पेशेंट को बताना है। अगर तो अंडरलाइंग कॉज उसकी अल्कोहल यूज़ है, उसको कहना है कि उसे ठीक करे, या फिर उसके अलावा अगर उसके कोई भी मतलब ड्रग्स की वजह से है तो वो बताना है। उसके अलावा या फिर हमारा हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से अगर हो रहा है, वायरस की मतलब जो आगे हुई है हमारी वायरल मायोकार्डाइटिस हुई है उसकी वजह से हो रहा है, तो सारा मतलब आपने क्या करना है, पेशेंट को एड्रेस करना है उसकी अंडरलाइंग कॉज। उसके अलावा मतलब उसको भी आपने साथ साथ ट्रीट करना है। बाकी इसके अंदर हो क्या रहा है, आपका पेशेंट जो है वो जा रहा है आपका सिस्टोलिक हार्ट फेलियर की तरफ, तो आपने क्या करना है, पेशेंट का सिस्टोलिक हार्ट फेलियर जो है ना उसको आपने ठीक करना है। उसमें भी आपने सबसे पहले पेशेंट के क्या करनी है, लाइफस्टाइल चेंजिंग करवानी है। उसके अलावा आपने फिर पेशेंट जो है उसको फार्माकोलॉजिकल चेंजेस करनी है, मतलब उसको ड्रग्स वगैरह आपने देनी है। तो उसमें आप क्या करेंगे, आपका पेशेंट जो है उसको आप एस इनहिबिटर्स दे देंगे, ARBs दे देंगे, बीटा ब्लॉकर दे देंगे, डायूरेटिक्स स्पाइरोनोलैक्टोन दे देंगे। अच्छा, इसमें अब ये मतलब डिफरेंट यूजेस हैं हमारे, जब पेशेंट जो है उसके अंदर जनरलाइज्ड एडीमा है तो आप उसको पेशेंट को डायूरेटिक्स और स्पाइरोनोलैक्टोन दे के उसका जो है वो असाइटीज़ जो है उसको आप ठीक करेंगे। उसके अलावा एस इनहिबिटर्स जो हम देंगे पेशेंट को इसलिए देंगे कि पेशेंट जो है आपका उसके अंदर प्री लोड बढ़ा हुआ है और उसके साथ साथ उसका आफ्टर लोड बढ़ा हुआ है। तो एस इनहिबिटर का हमें पहले पता है कि क्या करते हैं, हमारे प्री लोड को कम करते हैं और उसके साथ साथ हमारा आफ्टर लोड कम करते हैं। तो एस इनहिबिटर हमारे ड्रग ऑफ चॉइस होगी इसके अंदर। अगर और इसके बाद हमें पता है कि जो हमारा जो एस इनहिबिटर्स हैं इनके अंदर क्या हो जाता है, आपको ड्राई कफ स्टार्ट हो जाती है। तो जब ड्राई कफ स्टार्ट हो जाएगी आप पेशेंट को कन्वर्ट कर देंगे ARBs पे। तो ARBs में अब क्या हो जाएगा, आपके मतलब ड्राई कफ भी मतलब ARBs का भी काम वही है जो आपका एस इनहिबिटर का है, लेकिन इसमें अब क्योंकि पेशेंट की ड्राई कफ स्टार्ट हो रही है तो वो हमारी क्योंकि पहले तो हमारी ये पल्मोनरी एडीमा की वजह से भी हो रही है, तो मतलब हमें पता चल जाएगा कि एस इनहिबिटर्स की वजह से है या फिर पल्मोनरी एडीमा की वजह से है। तो उसके बाद आपने पेशेंट जो है बीटा ब्लॉकर दे दिए, डायूरेटिक्स दे दिए। इसके अलावा पेशेंट जो है ना आपका एट्रियल फिब्रिलेशन की तरफ जा रहा है तो आपने पेशेंट को डाइजॉक्सिन देनी है। और उसके बाद अगर इससे भी आपका ठीक नहीं हो रहा, मतलब आपका पेशेंट जो है उसका कोई भी चेंजेस नहीं आई उसके अंदर, कोई भी ठीक नहीं हुआ, फिर आपने क्या करना है, पेशेंट की आप सर्जरी कर दें। उसके अंदर आप उसका जो हार्ट है वो आप उसका रिप्लेस कर दें, कोई और हार्ट लगा दें, या फिर उसके अलावा आप इम्प्लांटेबल कार्डिक जो है डिफिब्रिलेटर वो आप लगा दें पेशेंट के अंदर। लेकिन इन सब के साथ साथ आपने क्या करना है, पेशेंट की जो है ना सोडियम रिस्ट्रिक्शन करनी है। अब सोडियम की रिस्ट्रिक्शन आपने क्यों करनी है, क्योंकि आपका जो है सोडियम जब जाएगा तो जिधर जिधर सोडियम जाएगा वाटर उसके साथ साथ जाएगा, तो उसकी वजह से अब जो पेशेंट है उसके अंदर जो आपका ये है सर्कुलेटरी वॉल्यूम वो आपका बढ़ रहा होता है, ये इसकी आपके सोडियम देने के में। मतलब आपने क्या करना है, पेशेंट को कहना है कि आपने साल्ट वगैरह यूज़ नहीं करना। उसके अलावा आपने क्या कर दिया, पेशेंट की जो है अंदर बाई वेंट्रिकुलर जो है ना पेस मेकर आपने ऐड कर दिया। और पेस मेकर हम तब लगाते हैं जब हमारा QRS जो है हमारा इंटरवल वो हमारा मोर देन 0.12 सेकंड होता है। बाकी इसके बाद ऐसे ये डिज़ीज़ के अंदर यही सब कुछ था। मैं अभी आपको ना यहाँ पे फर्स्ट एड ओपन करके वहाँ से दिखा देता हूँ।
तो फर्स्ट एड में अब ये देखें यहाँ पे सबसे पहले मोस्ट कॉमन काज जो है हमारी 90% ऑफ द केसेस जो है, हाँ मतलब ये जो है ना हमारी कार्डियोमायोपैथीज़ में जो मोस्ट कॉमन है ना वो हमारी है ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब इसमें अब की जो है ये टीटीएन प्रोटीन जो है इसकी वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा ड्रग्स हैं, इन्फेक्शन है, इस्कीमिया है। उसके अलावा ये हमारी हो गई मतलब सिस्टेमिक कंडीशन जिसमें मैंने आपको पहले बता दी, हेमोक्रोमेटोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस वगैरह। इसके अलावा आपकी प्रेगनेंसी है उसकी वजह से भी आपको ये हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको नज़र क्या आएगा, पेशेंट की हार्ट फेलियर, S3 साउंड नज़र आएगा। उसके बाद जब ये आपके जो है मतलब आपके वॉल्स को इन्वॉल्व कर लेगा तब आपको रिगर्जिटेशन साउंड मतलब आपका फील होगा। उसके बाद डायलेटेड हार्ट आपका नज़र आएगा इको के अंदर, और उसके बाद चेस्ट एक्सरे पे बैलून लाइक हार्ट आएगा। इसके बाद आपने पेशेंट का करना क्या है, आपने सोडियम रिस्ट्रिक्शन करनी है, एस इनहिबिटर दे दिए, बीटा ब्लॉकर दे दिया, डायरेटिक दे दिए, या फिर आपने डाइजॉक्सिन दी। उसके बाद ये कार्डियक डिफिब्रिलेटर लगा दिया या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, आपकी जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है ना ये आपकी मतलब सिस्टोलिक डिस्फंक्शन की तरफ लेके जाती जा रही है आपको। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में होगा क्या, आपकी जो है ना ये हाइपरट्रॉफी हुई है ना, लेकिन उसमें क्या होगा आपके सेल्स नहीं बढ़ेंगे, आपकी जो है ना लेयर्स सार्कोमेयर की वो ऐड होती रहेंगी इस तरह से। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सार्कोमेयर्स एडेड इन सीरीज़। उसके बाद आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमारा क्या हो जाएगा, ये हाँ ये हमारी है ये टोकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी। अब इसमें क्या हो जाता है, ये आपकी मोस्टली होती है आपकी स्ट्रेसफुल कंडीशन, मतलब आप एक्सरसाइज कर लो इस तरह की कोई भी सिचुएशंस, तो उसमें भी क्या होता है आपका जो है ना आपका वेंट्रिकल जो है वो बैलूनिंग हो जाती है। और ये होती क्यों है हमारी, बिकॉज ऑफ सिंपथेटिक स्टिमुलेशन, मतलब आपका सिंपथेटिक ज़्यादा एक्टिव हो गया तो आपका पेशेंट जो है कार्डियोमायोपैथी में चला जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, टोकोत्सुबो कार्डियोमायोपैथी। बाकी इस डिसीज़ के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।